इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल में कहीं खो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी जानेंगे, एक ऐसा शहंशाह जिसकी जीत की दास्तां पत्थरों पर तो लिखी गई पर शायद हमारी यादों से मिटा दी गई। पूरी दुनिया एक ऐसे शहंशाह को जानती है जो वाटरलू में हार गया था, हम सब जानते हैं। लेकिन उस सम्राट के बारे में क्या जिसने अपने पूरी जिंदगी में एक भी जंग, एक भी लड़ाई नहीं हारी। मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें एक नाम दिया, भारत का नेपोलियन। पर सोचिए, क्या ये उपाधि उनकी शान बढ़ाती है या फिर उनकी असली महानता को कहीं ना कहीं कम कर देती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर सवाल वही है, अगर वो इतने महान थे तो उनकी कहानी हम तक पहुंची क्यों नहीं? क्यों वो एक भुला दिए गए विजेता बनकर रह गए? चलिए चलते हैं चौथी सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जब साम्राज्य बिखर रहे थे, बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा सर पर मंडरा रहा था। और इसी उथल-पुथल, इसी अंधेरे के बीच एक नए राजवंश का सूरज उगा, गुप्त वंश। और इसी वंश ने भारत को दिया समुद्रगुप्त। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे साम्राज्य को गढ़ने की कहानी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी नज़र सबसे पहले पड़ी आर्यावर्त पर, यानी उत्तर भारत पर। और फिर एक के बाद एक 9 राजाओं को धूल चटाई। पद्मावती के नागसेन हो, मथुरा के गणपति नाग या अहिच्छत्र के अच्युत, किसी को नहीं बख्शा। उनके सारे राज्य सीधे गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गए। उत्तर पर तो कब्जा हो गया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। अब उन्होंने शुरू किया एक ऐसा मुश्किल अभियान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, दक्षिण विजय। उनकी सेना पूर्वी तट के साथ साथ दूर कांचीपुरम तक जा पहुंची और रास्ते में 12 शासकों को झुका दिया। लेकिन यहाँ उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। उन्होंने एक कमाल की नीति अपनाई, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। मतलब पहले दुश्मन को पकड़ो यानी ग्रहण, फिर उसे आजाद कर दो, मोक्ष, और फिर उस पर कृपा करके उसका राज्य लौटा दो, अनुग्रह। शर्त बस एक थी, वो गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करेंगे। ये सिर्फ रहमदिली नहीं थी, ये एक अद्भुत राजनीतिक सूझबूझ थी। उनके अपने दरबारी कवि हरिशेण लिखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, और उन 100 लड़ाइयों में से वो हारे कितनी? 0, एक भी नहीं। ये बात उन्हें इतिहास के सबसे महान विजेताओं की कतार में खड़ा कर देती है। 100 युद्ध और एक भी हार नहीं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके बारे में दुनिया के सैन्य इतिहास में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये सब सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। नहीं, इसका एक जीता जागता ठोस सबूत आज भी हमारे सामने खड़ा है। इलाहाबाद में खड़ा अशोक स्तंभ, उसी पे खुदी है प्रयाग प्रशस्ति। ये उनके दरबारी कवि हरिशेण ने लिखी थी। ये पत्थर पर उकेरी गई समुद्रगुप्त की अमर गाथा है। और इसी प्रशस्ति में लिखा है, उनका शरीर युद्ध की कुल्हाड़ियों, तीरों और तलवारों से मिले सैकड़ों घावों के निशानों से और भी खूबसूरत लगता था। सोचिए, ये एक ऐसे राजा की तस्वीर है जो महलों में आराम नहीं करता था, बल्कि अपनी सेना के आगे युद्ध के मैदान में खुद लड़ता था। लेकिन समुद्रगुप्त की शख्सियत सिर्फ एक योद्धा तक सीमित नहीं थी। उनका एक और पहलू भी था जो उनकी इस छवि से बिल्कुल जुदा था। उनके चलाए हुए सोने के सिक्के 2 बिल्कुल अलग कहानियां सुनाते हैं। एक सिक्के पर देखिए, वो हाथ में युद्ध कुलाड़ी लिए खड़े हैं, एक अजय योद्धा। और फिर दूसरे सिक्के पर वही सम्राट शांति से वीणा बजा रहे हैं, एक कलाकार। प्रयाग प्रशस्ति उन्हें एक और नाम देती है, कविराज, यानी कवियों का राजा। जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसकी उंगलियां जितनी सफाई से तलवार चलाती थीं, उतनी ही मिठास से वीणा के तार भी छेड़ती थीं। समुद्रगुप्त का दबदबा सिर्फ भारत की सरहदों तक ही महदूद नहीं था। नहीं, उनकी ताकत की गूंज दूर दूर तक दुनिया के दूसरे कोनों में भी सुनाई दे रही थी। उत्तर पश्चिम में बैठे कुषाण शासक उनकी हुकूमत मानते थे। दूर श्रीलंका के राजा मेघवर्ण बोधगया में एक मठ बनाने की इजाजत के लिए तोहफे भेजते थे। और तो और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों के राजा भी उन्हें खिराज पेश करते थे। ये उनका रुतबा था। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी शुरुआती तुलना पर, नेपोलियन और समुद्रगुप्त। और अब समझते हैं कि समुद्रगुप्त की असली विरासत क्या थी।
नेपोलियन, जिसे आखिरकार हार का मुंह देखना पड़ा और जिसे देश निकाला दे दिया गया, वहीं समुद्रगुप्त, जो कभी नहीं हारे। नेपोलियन का मकसद था पूरे यूरोप पर अपना दबदबा कायम करना, जबकि समुद्रगुप्त का लक्ष्य था धरणीबंध, यानी बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोना। नेपोलियन की विरासत है वो भयानक युद्ध, और समुद्रगुप्त की विरासत भारत का स्वर्ण युग। उन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, उन्होंने एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक बुनियाद रखी जिस पर आने वाली कई सदियों तक भारत की खुशहाली की इमारत खड़ी रही। लेकिन फिर भी इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक इस सम्राट की कहानी अक्सर हमारी अपनी ही किताबों के पन्नों से मिटा दी जाती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास ने न जाने और कितनी ऐसी ही महान कहानियों को इसी तरह गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया है।